यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूबर मौसीकी कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का हिंदी अनुवाद। ये अनुवाद किया है मदन सोनी जी ने, जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। इसके पहले कि हम तीसरा भाग शुरू करें, मैं आपको रीकैप बताती हूँ। ये कहानी है स्पेन में रहने वाले एक लड़के की, जिसको कि ये सपना आता था कि एक लड़की उसे हाथ पकड़कर मिस्र के पिरामिडों की ओर ले जा रही है। वो लड़का पढ़ा लिखा था और उसका नाम था सैंटियागो। उसके माँ बाप उसे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन उसे तो दुनिया घूमनी थी, इसलिए वो बन गया गडरिया। और फिर वो एक गांव में पहुंचता है, जहां एक दुकानदार की बेटी से उसकी मुलाकात होती है। गडरिया उस गांव को छोड़कर वापस अपनी भेड़ें चराने चला जाता है, लेकिन उसे उस लड़की की याद बराबर आती रहती है। और 1 साल बाद जब वो उस गांव की तरफ दोबारा जा रहा होता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक जिप्सी महिला से, जिसे वो अपने सपने के बारे में बताता है। और फिर उसे मिलता है एक बूढ़ा व्यक्ति, जो अपने आप को सलेम का राजा बताता है और उसे सलाह देता है कि उसे अपना भाग्य परखने के लिए खजाने की खोज में जरूर जाना चाहिए। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उसे 2 पत्थर देता है और वो पत्थर भविष्य के लिए संकेत सूचक हैं, ऐसा बताता है। अब लड़का आगे क्या करेगा, ये हम जानेंगे आगे के भाग में। क्या वो लड़का अफ्रीका जाएगा या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी द अल्केमिस्ट का तीसरा भाग। अफ्रीका कितना अजीब और गरीब है, लड़के ने सोचा। वो एक बार में बैठा हुआ था, जो बिल्कुल उन बारों जैसा था जिन्हें वो टैंजियर की सकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे, जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी, जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे। और उस दौरान हर कोई घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफ़ेद घोड़े पर सवार सेंटियागो माटामोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थीं। वो अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वो एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात, जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराब घर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय की ओर इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वो कड़वी चाय थी। वो तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे ज़रूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वो उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफ़ी पैसा आ चुका था, और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज़ होता है। जिसके पास पैसा होता है वो वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वो पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा।
उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वो किस बारे में बातें कर रहा था। जो समय उसने एंडालूसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने ये सीख लिया था कि ज़मीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि वो एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। ये बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है तो वो इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा। और ये सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वो चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वो भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। ये नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वह इसी शहर का लगता था। वह करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूँ, लड़के ने कहा। और मुझे एक गिलास वाइन लाने को कहो, मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहाँ मजहब उसकी इजाज़त नहीं देता। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में ना बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को ये बात बता दूंगा तो हो सकता है ये मुझे वहाँ पहुँचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वो बात याद आई। ऐसी चीज़ देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहाँ कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ छिड़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वो चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वो बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वो एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टैंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊँट खरीदने होंगे। वे टैंजियर की सकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। वे एक विशाल चौक के बीच में पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे।
चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थी। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि ये दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराये मुल्क के दस्तूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वो जानता था कि वो अपने इस दोस्त से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अचानक इस सारी उधेड़ बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांदी की पच्चीकारी थी और उसकी मूठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद वो ये तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वो तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे सहसा जोर से दबा दिया हो। वो निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वो कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वो गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खाने की चीज़ों की अजीब व गरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वो नया साथी कहीं दिखाई नहीं दिया। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया हो। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर उसका इंतज़ार करेगा। वो इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी एक मौलवी पास की एक मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। बाजार के सारे लोग अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपने माथे जमीन पर टिका दिए और खुद भी नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद सारे के सारे दुकानदारों ने कामकाजी चींटियों की तरह अपनी दुकानें समेटी और वहां से चल पड़े। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबते सूरज की राह की पीछा करती रहीं। आखिरकार वो चौक को घेरते सफ़ेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब ये सूरज उगा था तब वो एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हाँकता एक चरवाहा था और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे उस एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी। लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वो एक बिल्कुल अलग मुल्क में था। वो एक अजनबी मुल्क के बीच एक अजनबी, जहाँ की जबान तक वो नहीं बोल सकता था। अब वो गडरिया नहीं रह गया था और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था। वो वापस लौट सकता था और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता। ये सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था। लड़के ने सोचा उसे खुद पर दया आ रही थी और वो अपनी ज़िंदगी के इस तरह अचानक और ज़बरदस्त ढंग से उलट पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था। उसे इस कदर शर्म आ रही थी कि उसका मन रोने को कर रहा था। वो कभी अपनी भीड़ों तक के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सूना पड़ा था और वो घर से बहुत दूर था, इसीलिए वो रोने लगा। वो रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी और ये सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़ें थी तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देखकर मेरा स्वागत करते थे, उसने सोचा। लेकिन अब मैं दुखी हूँ और अकेला हूँ। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूँ, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो कुछ भी थोड़ा सा मेरे पास बचा है मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूँ कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो सकता है उसमें उस सैंडविच का कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा जो उसे बूढ़े ने दिए थे और कुछ भी नहीं था।
जब उसने उन रत्नों को देखा तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वे 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वो उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन इस बार मैं अक्ल से काम लूंगा, लड़के ने सोचा, और उन रत्नों को थैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये बंदरगाह का नगर था और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी वो यही थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ क्यों था। वह मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूँ जैसा हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूँ जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं जैसी वो वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए उनके ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वे उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वो बेहतर महसूस कर रहा था। वे उसे बूढ़े की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़े ने कही थी। वह सोने बाजार में खड़ा था। उसके पास एक थैला भी नहीं था जिसे वो अपना कह सकता, और ना ही एक भी भेड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती। लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वो एक राजा से मिला था, राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। इन्हें यूरिम और थोम्मिम कहा जाता है और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को ये जानना जरूरी था कि वो क्या जानना चाहता था। इसीलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला। वो हाँ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वो थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता, लेकिन उनको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद हुई। भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत। लड़का मन ही मन मुस्कुराया। उसने दोनों रत्नों को उठाया और वापस थैले में डाल लिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। वे रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वो जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले मैं खुद ही लूँगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वो बूढ़ा अभी भी उसके साथ है, और इससे उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाह घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। यह जगह अजनबी नहीं थी, ये जगह नई जगह थी। आखिरकार वो हमेशा से यही तो चाहता रहा था, नई जगहों के बारे में जानना। यहाँ तक कि अगर वो पिरामिडों तक भी कभी ना पहुँच पाए तो भी वह इतनी दूर तक का सफ़र तय कर चुका था जितना उसकी जानकारी में किसी भी गडरिये ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहाँ वे हैं वहाँ से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीज़ें कितनी अलग हैं, उसने सोचा। हालांकि उसकी ये नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार था, लेकिन वो उसे उस वक्त देख चुका था जब वो जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी, और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन ये भी सच था उसने वैसी तलवार उसके पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन 2 चीज़ों के बीच चुनाव करना होगा। वो खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा हुआ एक साहसिक यात्री समझे। मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूँ, उसने खुद से कहा।
उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वो बीच बाजार में सो गया था और अब चौक का जीवन फिर से शुरू होने को था। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी भेड़ों को खोजा और फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक नई दुनिया में है। लेकिन वो उदास होने की बजाय खुश था। अब उसको भेड़ों के लिए चारे और पानी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बजाय वो अब अपने खजाने की खोज पर निकल सकता था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर आस्था थी। पिछली रात उसने फैसला किया था कि वो वैसा ही साहसिक यात्री बनेगा जैसे यात्रियों के बारे में वो पुस्तकों में पढ़कर उनकी सराहना करता रहा था। वो धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरने लगा। दुकानदार अपनी दुकानें जमा रहे थे और लड़के ने एक कैंडी विक्रेता की दुकान सजाने में मदद की। कैंडी विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुश था। वह अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था और एक और दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने लड़के को बूढ़े की याद दिला दी। वो रहस्यमय बूढ़ा राजा जैसे वो मिला था। ये कैंडी विक्रेता इसीलिए कैंडी नहीं बना रहा है कि बाद में वो यात्राएं करेगा या किसी दुकानदार की बेटी से विवाह करेगा। वो इसलिए कैंडी बनाता है क्योंकि वो कैंडी बनाना चाहता है। लड़के ने सोचा। उसे लगा वो वही कर सकता है जो बूढ़े ने किया था। इस बात को महसूस करना कि व्यक्ति अपने गंतव्य के नज़दीक है या उससे दूर, महज उनकी ओर देखते हुए। ये कितना आसान है, तब भी मैंने ये पहले कभी नहीं किया, उसने सोचा। जब दुकान जम गई तो कैंडी विक्रेता ने उस दिन तैयार की गई पहली कैंडी लड़के को भेंट की। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैंडी खाई और वहाँ से चला गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि तो उसे एहसास हुआ कि जब वे दुकान जमा रहे थे तो उनमें से एक अरबी और दूसरा स्पेनिश बोल रहा था और वे एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी भाषा निश्चय ही है जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती। लड़के ने सोचा, यह चीज़ मैं अपनी भेड़ों के साथ पहले ही अनुभव कर चुका हूँ और अब यही चीज़ लोगों के मामले में भी हो रही है। वो ढेरों नई चीज़ें सीख रहा था। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको वो पहले ही अनुभव कर चुका था और वे वास्तव में नई नहीं थीं, लेकिन उसने पहले उनको उस तरह समझा नहीं था और उनको इसीलिए नहीं समझा था क्योंकि उसको उनकी आदत पड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ, अगर मैं बिना शब्दों वाली इस भाषा को समझना सीख लेता हूँ तो मैं दुनिया को समझना सीख सकता हूँ। उसने तनाव मुक्त होकर और बिना हड़बड़ी के टैंजियर की सकरी गलियों में चलने का निश्चय कर लिया। सिर्फ रास्ते में ही वो भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ पाएगा। वो जानता था कि इसके लिए बहुत अधिक धीरज की जरूरत होगी, लेकिन गडरिये धीरज से काफ़ी परिचित होते हैं। उसने एक बार फिर देखा कि उस पराये मुल्क में वह उन्हीं सीखों से काम ले रहा था जो उसने अपनी भेड़ों से सीखी थी। सब बातें एक जैसी ही हैं, बूढ़े ने कहा था। क्रिस्टल का सामान बेचने वाला दुकानदार दिन होते ही जाग गया और उसने वैसी ही बेचैनी महसूस की जैसी वो हर सुबह महसूस करता था। वह 30 सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था। उसकी दुकान एक पहाड़ी रास्ते की चोटी पर थी जहाँ से बहुत थोड़े से ग्राहक गुजरते थे। अब इतनी देर हो चुकी थी कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। उसने केवल एक ही चीज सीखी हुई थी और वो थी क्रिस्टल के बर्तनों को खरीदना और बेचना। एक समय था जब बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे। अरब के सौदागर, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री, जर्मन सैनिक जो हमेशा दौलतमंद हुआ करते थे। उन दिनों में स्फटिक बेचना अद्भुत काम हुआ करता था और वो सोचा करता था कि वो अमीर बन जाएगा और जब बूढ़ा होगा तो उसके साथ खूबसूरत औरतें हुआ करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टैंजियर बदलता गया। पास का नगर सेउटा टैंजियर से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता गया था और उसके कारोबार में गिरावट आती गई थी। पड़ोस के लोग यहाँ वहाँ चले गए थे और पहाड़ी पर थोड़ी सी छोटी मोटी दुकानें ही बच रही थी और कोई नहीं था जो उन मुट्ठी भर दुकानों में सामान की छानबीन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ता। लेकिन स्फटिक के दुकानदार के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने स्फटिक का सामान खरीदते बेचते हुए अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए थे और अब इतनी देर हो चुकी थी कि और कोई धंधा करना मुमकिन नहीं था।
सड़क पर गाहे बगाहे लोगों का आना जाना देखते हुए उसने पूरी सुबह गुजार दी। वो वर्षों से यही करता आया था और हर आने जाने वाले के कार्यक्रम से परिचित था। लेकिन दोपहर के भोजन का वक्त होने से ठीक पहले वो लड़का दुकान के सामने आकर रुका। उसने कपड़े तो सामान ढंग के ही पहन रखे थे, लेकिन स्फटिक के दुकानदार की अनुभवी निगाहें देख सकती थीं कि लड़के के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं था। तब भी दुकानदार ने लड़के के चले जाने तक अपना दोपहर का भोजन मुलतवी रखने का फैसला किया। दुकान के दरवाजे पर लटकती तख्ती में कहा गया था कि दुकान में कई जबानें बोली जाती हैं। लड़के को काउंटर पर एक आदमी नजर आया। अगर आप चाहें तो मैं शो केस में रखे शीशे के बर्तनों को साफ कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। उनकी हालत देखकर उनको कोई नहीं खरीदेगा। आदमी बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर देखता रहा। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। आदमी ने तब भी कुछ नहीं कहा। लड़के को लगा कि उसे ही कोई ना कोई फैसला लेना होगा। उसके थैले में उसकी जैकेट थी। रेगिस्तान में निश्चय ही उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। उसने जैकेट निकालकर शीशे को साफ करना शुरू कर दिया। आधा घंटे में उसने शोकेस में रखे सारे बर्तन साफ कर दिए और जिस दौरान वो इस काम में लगा हुआ था, उसी बीच दो ग्राहक दुकान में आकर कुछ सामान खरीद ले गए। जब उसने सफाई का काम निपटा दिया तो उसने उस आदमी से खाने के लिए कुछ मांगा। आओ हम कुछ खाते हैं, दुकानदार ने कहा। उसने दरवाजे पर भोजनावकाश की सूचना पट्टी लटकाई और वे पास के एक छोटे से कैफे में चले गए। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो दुकानदार ने लड़के की ओर देखकर कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगे। जब तुम काम कर रहे थे तब दो ग्राहक आए और ये एक अच्छा शगुन है। लोग शगुनों के बारे में बहुत बातें करते हैं, गडरिये ने सोचा, लेकिन वे वाकई जानते नहीं हैं कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही इस बात का कभी एहसास नहीं था कि मैं वर्षों अपनी भेड़ों में से एक ऐसी जबान में बातें करता रहा जिसमें कोई शब्द नहीं थे। तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? दुकानदार ने पूछा। मैं आज बाकी पूरे दिन काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं सुबह होने तक पूरी रात काम करूँगा और आपकी दुकान के एक एक सामान को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल मिस्र जाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। व्यापारी हंस पड़ा। अगर तुम पूरे साल भर तक मेरी दुकान में कांचों की साफ सफाई का काम करते रहो, यहाँ तक कि तुम दुकान की सारी चीज़ें बिकवा कर अच्छा खासा कमीशन भी कमा डालो, तब भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर रेगिस्तान फैला हुआ है। कुछ पल खामोशी छाई रही, जो इतनी गहरी थी कि लगता था कि सारा शहर सोया हुआ हो। बाजारों की कोई आवाज़ें नहीं, दुकानदारों के बीच कोई बहस मुबाहसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई साहसिक कारनामा नहीं, कोई बूढ़ा राजा या नियतियाँ नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई पिरामिड नहीं। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खामोश हो गई हो, क्योंकि लड़के की आत्मा खामोश हो गई थी। वो वहाँ बैठा हुआ सूनी निगाहों से कैफ़े के दरवाजे के बाहर देख रहा था और कामना कर रहा था कि काश वो मर जाता और सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। दुकानदार परेशान नज़रों से लड़के की ओर देख रहा था। वो सारा का सारा उल्लास जो उस सुबह उसने देखा था वो गायब हो चुका था। मेरे बच्चे, मैं तुझे इतना पैसा दे सकता हूँ कि तू अपने मुल्क वापस लौट सके, स्फटिक के दुकानदार ने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वो उठा, अपने कपड़े ठीक किए और अपना थैला उठा लिया। मैं आपके लिए काम करूँगा, उसने कहा। और फिर एक और लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। आज इस कहानी को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि उस लड़के का आखिर क्या हुआ। क्या वो अपनी यात्रा पूरी करने तक का पैसा जुटा पाया या फिर उसने भेड़ें खरीद लीं? क्या होगा उस लड़के के भविष्य में? क्या सचमुच उसे खजाना मिल पाएगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।